Good morning, children. Myself, Anuj Kumar Jha, your Sanskrit teacher. Today I will teach you Sanskrit of Standard 8, lesson number 9, नौवां पाठ। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको पाठ 9 से संबंधित व्याकरण के कुछ अंश को बताना शुरू किया था। उसमें था कि वाक्य का प्रयोग हम लोग शुद्ध कैसे कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग, छोटे छोटे वाक्य हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। इसके बाद इसमें और भी दूसरा काइंड है जो आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें जो हम पढ़ाएंगे कि उपपद विभक्ति के आधार पर हम वाक्य को कैसे बनाते हैं, वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग व्याकरण के उस अंश की जानकारी नहीं लेंगे, प्राप्त करेंगे। आज हम लोग इस पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ के बारे में मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। पाठ का नाम है पर्यावरण रक्षका, पर्यावरण के रक्षक। बच्चों, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण को संतुलित रखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वृक्ष जो है वह प्रकृति का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार हम लोगों के लिए है। वृक्ष हमें अनेक प्रकार की चीज़ें, फल, फूल, लकड़ियाँ, औषधि, दवाएं, बहुत तरह की चीज़ें हमें प्रदान करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भूक्षरण जिसको आप लोग साइंस में पढ़िएगा, सॉइल इरोजन, एसएसटी में भी इसकी जानकारी है, साइंस में भी है, सॉइल इरोजन। तो भूक्षरण से भी यह वृक्ष, ये वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं, हमारी धरती की रक्षा करते हैं, है ना। अतिवृष्टि, अनावृष्टि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत अधिक वर्षा होना, वर्षा न होना, यह सब वृक्ष से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। पेड़ की कटाई होती जा रही है धीरे धीरे, आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से बेमौसम, बिना मौसम की ही बारिश हो जाती है। जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश नहीं होती है। ये सभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि, यह सब हम जो पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं वृक्ष को काटकर, इसकी वजह से ये सभी हो रहे हैं। तो हम लोग आज इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे पर्यावरण के रक्षक। तो बच्चों, अब आप अपनी किताब खोलें और देखें पाठ 9वां पाठ, पर्यावरण रक्षका, पर्यावरण के रक्षक। इससे पहले एक श्लोक है, श्लोक का मीनिंग मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अर्थात सभी प्राणियों को जीवन देने वाले वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ होता है। सभी प्राणियों को जीवन देने वाले वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ होता है कि धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः, क्योंकि ये वृक्ष धन्य है, ये वृक्ष धन्य है। जो भी याचक इनके पास जिस इच्छा से, जिस अभिलाषा से इनके पास जाते हैं, वो वहाँ से निराश नहीं लौटते हैं। अतः यह वृक्ष जो है वह धन्य है, वृक्ष का जीवन जो है वह धन्य है, वृक्ष का जन्म जो है वह धन्य है। अब पाठ में देखें कैसे वार्तालाप के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। मनीषा, अये प्रत्युष त्वम एतत् पद्यम किमर्थम गायसी। अरे प्रत्युष, मनीष कह रहा है प्रत्युष से कि अरे प्रत्युष, तुम यह पद क्यों गा रहे हो। अर्थात यह श्लोक जो आपने देखा, इसके बारे में कि यह पद्य तुम क्यों गा रहे हो। तो प्रत्युष क्या कह रहा है कि मनीष, कि है मनीष, अद्य अहम अति प्रसन्नो अस्मि, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। यतः, अर्थात क्योंकि, यतः का अर्थ होता है क्योंकि, यतः अहम पादपम आरोप्य आगच्छामि, क्योंकि मैं पौधे रोपकर, पौधे लगाकर आ रहा हूँ। किम न जानासि,
अद्य पर्यावरण दिवसः अस्ति, क्या तुम नहीं जानते हो कि आज पर्यावरण दिवस है? तो मनीष कह रहा है, आह मया कथम विस्मृतम, अद्य तो जून मासस्य 5वीं तारीखा अस्ति, कि ओह मैं कैसे भूल गया, आज तो जून महीने की 5वीं तारीख है, अर्थात जून महीने की 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रत्युष कह रहा है कि ये मनीष कह रहा है कि मैं कैसे भूल गया कि आज जून महीने की 5वीं तारीख है। प्रत्युष, अब प्रत्युष कह रहा है, त्वं किम, तुम ही क्यों, अद्य तो सर्वैः जनैः वृक्षाः विस्मृताः, आज तो सभी लोगों के द्वारा वृक्षों को भुला दिया गया है, अर्थात आज सब लोग वृक्षों को भूल चुके हैं। जीवनस्य आधारान् एतान् वृक्षान् नराः निज स्वार्थ हेतु कृन्तन्ति, अर्थात जीवन के आधार इन वृक्षों को लोग अपने स्वार्थ के लिए काट रहे हैं। मानवैः सुखानि उपभोक्तुम्, मानवों के द्वारा सुख का उपभोग करने के लिए असंख्यानि साधनानि आविष्कृतानि, असंख्य साधनों के आविष्कार किए गए हैं। इस वाक्य को आप पुनः देखेंगे कि मानवैः सुखानि उपभोक्तुम्, मानवों के द्वारा सुख का उपभोग करने के लिए असंख्यानि साधनानि, असंख्य साधनों का आविष्कृतानि, आविष्कार किए गए हैं, असंख्य साधनों के आविष्कार किए गए हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से ते प्रकृतेः पर्यावरणस्य च द्वयोः एव अवहेलनां कुर्वन्ति, इसी कारण से वे प्रकृति और पर्यावरण दोनों की ही अवहेलना करते हैं। अब आगे मनीष, फिर मनीष कह रहा है कि त्वं सत्यम वदसि, तुम सच बता रहे हो, सच बोल रहे हो, कि वृक्षाः परोपकाराय एव फलन्ति, वृक्ष जो है वो परोपकार के लिए ही फल देते हैं। ते सर्वदा स्वयं आतपे स्थित्वा अस्मभ्यं छायां यक्षन्ति, वे स्वयं धूप में रहकर, आतप कहते हैं धूप को, स्वयं धूप में रहकर हम सबों को छाया प्रदान करते हैं, छाया देते हैं। अर्थात ये वृक्ष हमें छाया देते हैं, खुद धूप में रहते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, लेकिन हमें छाया प्रदान करते हैं। अब प्रत्युष न केवलं छायाम अपि तु पुष्पानि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम चाप न जाने अन्यम किम, अर्थात केवल छाया ही नहीं, प्रत्युष कह रहा है कि केवल छाया ही नहीं, अपितु बल्कि पुष्पानि फूल, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ियाँ, औषधानि दवाएं, गंधम सुगंधित पदार्थ, सुगंध, और न जाने क्या क्या ये वृक्ष हमें देते हैं, और न जाने क्या क्या अर्थात इसके अलावे भी बहुत कुछ ये वृक्ष हमें प्रदान करते हैं। सूर्यस्य प्रकाशे तर्वः, सूर्य के प्रकाश में ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड नामनः वायोः अवशोषणं कुर्वन्ति, कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु को अवशोषित कर लेते हैं, अर्थात श्वसन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अपि च ते ओषजनम प्राणवायुम, ओषजनम कहते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, इसको प्राणवायु भी कहा गया है। तो ओषजनम प्राणवायुम प्रदाय पर्यावरणम शुद्धम स्वस्थम च कृत्वा संतुलितम कुर्वन्ति, अर्थात सूर्य के प्रकाश में ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ग्रहण करके और प्राण वायु ऑक्सीजन का परित्याग करते हैं, और परित्याग करने के बाद क्या करते हैं, ये पर्यावरण को संतुलित, पर्यावरण को शुद्ध, स्वस्थ और संतुलित करते हैं। हम लोग जो ऑक्सीजन गैस श्वसन के रूप में लेते हैं, यह ऑक्सीजन हमें वृक्ष से ही प्राप्त होता है। अब आगे इसमें है कि वृक्षा, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आप देखेंगे
कि कैसे कितने लाभदायक हैं ये वृक्ष, कि वृक्षा नाम अभावे। अब यहाँ पर देखें वृक्ष के अभाव में क्या सब ये खराबी हो रही है, गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कि वृक्षा नाम अभावे भूमि क्षरणस्य, वृक्ष के अभाव में भूमि क्षरणस्य अर्थात भूमि क्षरण की। तो भूमि क्षरण क्या है? सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा। तो इसको यह दूर करता है, वृक्ष जो है भूमि क्षरण को, सॉइल इरोजन को कम करते हैं, अर्थात पेड़ की जड़ जो है वो मिट्टी को मजबूती से बांध करके रखते हैं। पेड़ की जड़ से मिट्टी को, ये पेड़ की जड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से हवा या पानी के द्वारा ये वृक्ष, ये धरती की जो ऊपरी सतह है, जो टॉप लेयर है, टॉप सॉइल जिसको कहते हैं, वह हवा या पानी के द्वारा कहीं उड़कर या बहकर नहीं जा पाती है। तो यह मिट्टी को पकड़ कर रखती है, पेड़ की जड़। दूसरा है भूस्खलनस्य, लैंडस्लाइड आपने सुना होगा। तो जहाँ पे वृक्ष नहीं होंगे वहाँ की मिट्टी, पानी, ये नदी के किनारे या देखेंगे कई जगह मिट्टी वहाँ से कट करके गिर जाती है नीचे। तो अगर पेड़ होते तो उस मिट्टी को पकड़ कर रखते, बांध कर रखते, लेकिन पेड़ नहीं है तो इसकी वजह से यह लैंड स्लाइड, जिसको भूस्खलन कहते हैं, यह भी घटना घटित होती है। दूसरी अनावृष्टि, अनावृष्टि वृक्ष के अभाव में वर्षा का न होना। अतिवृष्टि, अनावृष्टि अर्थात वर्षा का न होना, और अतिवृष्टि वर्षा बहुत अधिक होना। जैसे देखते हैं बहुत अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे धन संपत्ति, घर दह जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, लोगों का बहुत अधिक नुकसान होता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बाढ़ आने से। और वर्षा ना हो तो फिर वह भी गड़बड़ी है, अकाल पड़ जाता है, फसल की उत्पत्ति नहीं होती है, फसल का उत्पादन नहीं होता है, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब उत्पात, अर्थात उत्पात कहते हैं कि खराबी है ना, महामारी जैसी स्थिति हो जाना है ना, तो उत्पात होते हैं, आपदाएं जैसे कहते हैं आपदा, कैलामिटी, तो ये सब होती हैं। तो फिर इस लाइन को आप क्लियर कर लीजिए कि वृक्षा नाम अभावे, वृक्षों के अभाव में भूमि क्षरणस्य अर्थात सॉइल इरोजन, भूमि क्षरण, भूस्खलनस्य भूस्खलन अर्थात लैंडस्लाइड, अति अनावृष्टि अर्थात अनावृष्टि, और अतिवृष्टि अर्थात अतिवृष्टि जैसी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। आगे देखेंगे कि वृक्षा स्वमूलः मृत्तिकाम बद्ध्वा तस्या रक्षणम कुर्वन्ति। ये वृक्ष जो हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखते हैं और बांध कर मिट्टी की रक्षा करते हैं। वृक्षा प्राणी नाम आश्रयदातारा अपि सन्ति, वृक्ष जो हैं वो प्राणियों के आश्रयदाता भी हैं, उनको आश्रय भी देते हैं। जैसे तरुणाम शाखा विविधा खगा वानरा मूलेषु सर्पा पिपीलिका पत्रेषु कीटा पुष्पेषु भ्रमरा च वसंती। अब देखेंगे कि कैसे इस पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आश्रित हैं वृक्ष पर। तो तरुणाम शाखा, पेड़ों की शाखाओं पर, विविधा खगा, अनेक प्रकार की चिड़ियाँ, वानरा बंदर निवास करते हैं। मूलेषु सर्पा पिपीलिका, पेड़ की जड़ में सर्प, चींटियाँ आदि निवास करते हैं। पत्रेषु कीटा, उसके पत्तों में या पत्तों पर कीड़े बैठे होते हैं, निवास करते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा, फूलों पर भौरे आदि बसते हैं, निवास करते हैं। अब तो देखें कि वृक्ष से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आगे देखेंगे मनीषः प्रत्युष किम त्वम जानासि वृक्ष छेदनम अपराध अस्ति। मनीष कह रहा है प्रत्युष से, क्या है प्रत्युष, क्या तुम जानते हो कि वृक्ष को काटना अपराध है। प्रत्युषः आम अहम जानामि, हाँ मैं जानता हूँ। अहम एतदानि जानामि यत्, मैं यह भी जानता हूँ कि एकः द्रुमः 10 पुत्र समः भवति।
एक वृक्ष जो है वह 10 पुत्र के समान होता है। अतः इसलिए प्रत्येक वर्ष जुलाई माह से एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम। जुलाई महीने में एक पौधा अवश्य रोपना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे विश्व पर्यावरण दिवस या पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को, तो इसी अवसर पर हमें एक वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। आगे, वृक्षा अस्माकं रक्षकाः सन्ति, वृक्ष हमारे रक्षक हैं। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणमस्ति, उन्हीं की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा हो सकती है। अतः वृक्षाः रोपणीयाः रक्षणीयाः च, इसलिए ये वृक्ष रोपने योग्य है और रक्षा करने योग्य है। नमो नमः वृक्ष देवताभ्यः, पेड़ देवताओं को नमस्कार है। तो बच्चों, यह पाठ की हिंदी हो गई। अब आपको होमवर्क में कुछ दे रहा हूँ। होमवर्क में आप देखेंगे HW आप नोट कर लेंगे। एक में शब्दार्थ याद करें, आपको शब्दार्थ को याद कर लेना है। पहला होमवर्क हुआ। दूसरा होमवर्क आपका क्या हुआ? प्रश्नोत्तर लिखे हैं, अर्थात आप इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न है, अगर आपको समझ आ गया, आप इसका आंसर जान गए, तो रफ कॉपी में आप इसको लिख करके अभ्यास करेंगे। क्योंकि फेयर कॉपी में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फेयर के लिए हम लोग PDF भेजते ही हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तत्काल आपने पाठ के आधार पर क्या पढ़ा, क्या समझा, इसके आधार पर आप स्वतः प्रश्नोत्तर लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका बौद्धिक विकास होगा कि आप वीडियो देख करके कितना समझ गए, किस तरह से आपने पाठ समझा। पाठ यदि आप समझ गए होंगे तो प्रश्न उत्तर आप स्वतः बना सकते हैं। इसी के लिए मैं आपको यही 2 होमवर्क दे रहा हूँ। शब्दार्थ याद करना है और पाठ का प्रश्नोत्तर लिखना है। तत्काल आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकलना है। और अभिभावकों से भी मेरा यह अनुरोध है, चूँकि बच्चे लंबे समय से घर पर रह रहे हैं, कुछ चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गई होगी, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप क्रोधित नहीं होंगे, बहुत ही सद्भावनापूर्वक शांत स्वभाव से अपने बच्चों की देखरेख करेंगे। तत्काल थैंक यू, हैव अ नाइस डे।